चले भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बस नमस्ते, ओ नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए, तो भाई हमारा जो है इंटीग्रेशन तो खत्म हो चुका है। आज चलेगा नया टॉपिक, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो कोई बहुत बड़ी बात ना इस टॉपिक को समझने में, या कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर थोड़ा तो उसमें इतना इंटीग्रल इतना हैवी यूज नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें इंटीग्रल भी कोई इतना हैवी यूज नहीं होगा। तो आप सोच लो कि भैया इसमें इंटीग्रल बहुत ज्यादा हैवी यूज होगा, या आपकी गलतफहमी है। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रल कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, पर लेकिन किस लेवल पे होगा वो हमें देखना जरूरी ज्यादा है। ठीक है ना, कि किस लेवल पे और कैसे होगा ये जरा देखना हमें। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि इंटीग्रल आप जानते हैं, पहले बताओ क्या जानते हैं इंटीग्रल के बारे में, बताओ। एरिया, यानी कि हम इंटीग्रल से एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि ये क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन हुआ ना, इसका यूज हुआ। पर लेकिन एरिया निकालते कैसे हैं इसकी आपसे बात करेंगे हम। भाई हम एरिया निकालने कैसे, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, और किस हद तक करेंगे वो आपको अब देखना है। ठीक है, अब यही बात अगर हम इस टॉपिक को बात करें, चाहे तो मैं इस टॉपिक को आपके सामने अभी 1 घंटे तक समझाता रहूं, और चाहे मैं इस टॉपिक को भी बस 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूं। दो चीज है, 10 मिनट में कब खत्म होगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। 1 घंटे में कब खत्म होगा, जब बेसिक क्लियर होगा। मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा सारा। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को थोड़ा बहुत तो बेसिक क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ कोई गरीब बच्चा है नहीं जिसे नहीं पता कि इंटीग्रेशन होता क्या है, या जिसे ये ना पता हो कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रल करते कैसे, ये भी ना पता हो। तो कुछ तो पता होगा, सभी लोग ऐसे होंगे ना थोड़े बहुत। ठीक है, तो चलो जी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, है ना। चलिए, मेरी बात बिल्कुल पिन ड्रॉप साइड से, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना, बस अगर मेरी बात आप 5 मिनट सुन लेंगे, 5 तो खैर कम हो जाएगा, 10 मिनट सुन लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक इतना आसान है, मतलब लड्डू से मान लो। इसके अंदर इंटीग्रेशन को ज्यादा नहीं है, आपको मात्र 2 या 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बस। उसके बाद जितना भी 7.123 पढ़ा उतना ही बहुत सफिशिएंट है, कुछ नहीं है। सबसे आसान टॉपिक है, और जिसको लेकर लोग बैठते हैं भैया समझना है। और मैं कह रहा हूं इससे आसान टॉपिक कोई है ना, बस आप थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग करनी है। प्रैक्टिकल मतलब जिस चीज को आप शेप सोच रहे हैं उसका बस इमेजिन कर सकते, अच्छा ये शेप ऐसे बन रही होगी। तो यहाँ पे सबसे जो पहला जो इसकी प्रॉब्लम है इस टॉपिक की, वो है पहली प्रॉब्लम ये, इसकी जो पहली प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करने में दिक्कत होती है वो है डायग्राम। सुन लो, पहले पढ़ाने से पहले 2 मिनट बात कर रहा हूं। डायग्राम, हमें डायग्राम के बारे में पूरी भरपूर जानकारी होनी चाहिए। जिस भी आपको टॉपिक की क्वेश्चन दी जाए उसका आप डायग्राम बना सकें। पहली प्रॉब्लम 2 जो इसके अंदर सबसे ज्यादा आती है, एरिया, यानी कि शेडेड रीजन कौन सा होगा वो सिलेक्ट करने में आती है, यानी कि शेडेड रीजन। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3, ये देखने में कि वो जो आपके पास शेडेड रीजन आया वो किसके एक्सिस के लिए है, यानी कि जो शेडेड रीजन है वो 4 x एक्सिस है या फिर
और जो प्रॉब्लम नंबर 4 है जो सबसे ज्यादा आती है लास्ट में, ये ढूंढना कि प्रायोरिटी किसकी पहले है। प्रायोरिटी मतलब कि आपको पहले कौन सा रीजन लेना जिसको आप अप रख सके, जिसको आप डाउन रख सके, यानी कि प्रायोरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रायोरिटी मतलब कि आपको ये सेलेक्ट करना है कौन सा रीजन पहले, यानी कौन सा कर्व पहले, या कौन सी, जैसे कि आप, अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। आप घर देखते हो तो घर पे लेंटर पड़ा होता है ना, ठीक है, ये एक दीवार होती है, ये छज्जा बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना प्रैक्टिकल जब बात करते हैं तो छज्जा का निकालते हैं क्या, या तो छज्जा निकलेगा तो आपको यहाँ दीवार यहाँ खिसकानी पड़ेगी, ये बस थोड़ी समस्या है। कैसे, अब देखो आपके पास एक छत है, ये छत है, ये छत कितना एरिया कवर करेगा, आप कहोगे ये छत कितना एरिया कवर, मतलब कितने में उसकी रीजन नीचे छाया आएगी, सुहास अंतर लिख जाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे भाई जो छत है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक के लिए, ये तो बोलोगे। तो बस ये देखना, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ, मैं कहता हूं मेरे हाथ का नीचे का एरिया निकालना, आपको दिखा सबको मेरा हाथ, मेरे हाथ के नीचे का एरिया निकालना, ठीक है। तो आप ये कहो ना तुषार भैया का हाथ का एरिया निकालना जो x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 तक ले जा रहा है, ये तो बोलोगे x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 तक, और किसका, तुषार भैया का। लिखोगे ना कि तुषार भैया का हाथ जा रहा है x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर कोई मान लो आपके पास कर्व बना हुआ है और वो मान लो बस यहां से लेके यहां तक के लिए बाउंडेड है, तो मुझे साइड निकालना, जितना पीस कहा गया उतना पीस आपको लेना है। आप क्या कहोगे इस कर्व का एक हिस्सा, तो नाम तो कर्व पूरे का पूरा होगा, वो जो कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के लिए बाउंडेड है, ये तो निकालना पड़ेगा आपको एरिया। अब देखो इनको सोचो पहले, प्रॉब्लम नंबर 1 डायग्राम, डायग्राम कैसे बनता है। दूसरा क्या हम रीजन मतलब कि वो रीजन देखें कौन सा रीजन बनेगा, पहले डिसाइड करना ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये कि वो रीजन x के लिए है या y एक्सिस के लिए। जैसे घर होता है तो किसके लिए होता है, डाउन टू होता ना, तो देखा छत ऊपर ले रही हो, हिस्सा ऊपर छा फेंक रही हो, है ऐसा होता है कभी, तो इसलिए शेड्यूल आपको ये देखना पड़ेगा कहां पे होगा और किसके लिए होगा, यानी कि x के लिए होगा या y के लिए होगा, ठीक है। प्रायोरिटी आप पहले किस कर्व को देंगे, कौन से कर्व में से आप दूसरा कर्व लेंगे, ये 3 आपके पास मेन प्रॉब्लम। चौथी आप आराम से समझ सकते हैं। आप क्या भैया बात तो मैं आपको कुछ समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 4 पॉइंट रखे। अब मैं आपको इन 4 पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और पहले आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता आपसे। चलिए यहाँ देखते हैं, बताइए, देखिए अब पहला देखो लड्डू सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझना। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में बात सुनना सही, प्लीज जो भी काम कर रहे हो कुछ घर में बैठ के यहाँ भी कहीं सोचे माइंड में, थोड़ा सोचे ना बंद कीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, क्या है, हमें तो हर डायग्राम एक्स वाई प्लेन में होता है क्योंकि सब 2D में होती है, 3D नहीं होती। अब मान लो आपके पास एक कर्व है, ये एक कर्व है और मुझे इसका याद होगा कुछ पढ़ाया हुआ मेरा, याद रहा कुछ नहीं आ रहा है डेफिनेटिकल में। आपके पास एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व को आप क्या बोलते हो, पर आप लोग जानते हैं एफएक्स क्या होता है, कोई बताया एफएक्स क्या होता है, एफएक्स की हाइट होती है, क्या होती है, हाइट, जो एक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। हम बोलते हैं एफएक्स से कर्व है, कर्व एक्स होता है, वो तो एक्स के अलोंग चलता है, पर लेकिन होता क्या एक्चुअल में हाइट होती है। मैं आपको पढ़ाया, तुम शायद नहीं बात भूल जा रहे हो, लिमिट ऑफ सम में पढ़ाया था मैंने आपको बेसिकली। तो मैंने कहा था कि जब एक्स एच चलेगा तो आपको क्या मिलता है, एफ एक्स, यानी वो क्या होता है, वाई होता है, याद है। तो ये चीज है कि आप लोग छोटी छोटी बात अगर ध्यान रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, छोटी छोटी बात ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, याद रखेंगे तो जुड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आपके सामने एक कर्व बना हुआ है, हमने माना इसको एफ एक्स। तो एफ एक्स होता क्या है, आपके पास एक एक्स के टर्म में दिया हुआ फंक्शन, एक्स के टर्म में दिया हुआ फंक्शन जो एक्स पर डिपेंड करता है। तो हम उसे बनाते कैसे हैं, एक्स डालते जाते हैं, हमें एफ एक्स यानी हाइट मिल जाती है, तो इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। पर इस केस में जो भी फंक्शन होगा वो एक स्मूथ कर्व होगा, क्योंकि शेप जो बनती है वो हमेशा क्या होती है,
एनक्लोज्ड होती है। क्या होती है? एनक्लोज्ड, क्योंकि जहां भी ओपन होगा तो एरिया काउंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम छत पर गए हो, छत पर गए हो, छत होती है पूरी, क्या उस छत में तुमने कहा साइड में होते हैं, क्या बोलते हैं वो सारे, क्या बोले जो तू छोड़ा है ऊपर पाइप कटिंग करते हैं, पाइप में डालते हैं जिसमें पानी वानी डालने के लिए हो, पानी आता छत का, हाँ तो कुछ कहे हैं पतनाला, हाँ पतनाला जैसे क्या है, जैसे छत का पानी आता। तो अगर आपको कुछ एरिया ले रहा हो तो क्या तुम उस पतलाने का एरिया हटाते हो? पूरा काउंट हो है ना। तो देखो लेंटर डालते हैं तो उसमें ईंट लगाते हैं बीच में, तुम देखा कभी, तुम लोगों ने देखा उसमें छत पर डला हो लेंटर या कहीं देखा हो आपने, तो जो पतलाने का जगह होता है, जो पाइप पाइप आता छत का, उसमें ईंट लगाते हैं, क्योंकि वो लेंटर डालते हुए छूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, डल जाएगा सामान। तो क्या करते हैं, वहां पे पहले सरिया काट देते हैं और ईंट लगा के पूरे में डालते हैं। तो आप जब एरिया लेते हैं छत का, अपने मिस्त्री पूछना, डैडी से पूछना कि पिताजी जब हमने छत का एरिया डलवाया था, यानी छत का जब हमने काम किया था, तो मिस्त्री कैसे देता है? वो कहता भैया 140 या 150 स्क्वायर फीट चार्ज होगा, 140 स्क्वायर फुट होगा। तो पूछना पापा इसे पतनाले में तो डाल लेना मसाला, इसका क्यों पैसे ले रहा है? इतना से क्या मतलब, क्या है तो है, आधा फुट का होता कुछ भी हो, 70 फुट का मुंह है, 70 फुट तो नहीं छोड़ता किसी पे। अब क्या हुआ, अब वो बात थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत महंगा हिसाब लगा रहे हो। छज्जे का फालतू, छज्जा नपता शुरुआत से है भाई साहब, कैसे बात करेगा, छज्जा छोड़ देगा। मिस्त्री से पूछिए, मिस्त्री छज्जे के भाई जोड़ता है, ये बता देगा अपना आप ही। मेरा यहाँ डला हुआ उसको बिल्कुल शू से लेकर 75 नापा, 1 फुट पे एक्स्ट्रा डाला नहीं, हाँ बल्कि तो पूरा नाप कर देता है कि भैया आपका 13 बाई 24 का है, 24 लंबा 13 फुट ऐसा, मैं जो लेंटर डाला हुआ बाद में भी, तो उससे पूरे पे जोड़े तो छत के भी जोड़े, दुगना कर दिया एरिया। तो ये जो छज्जा तुम निकालो भैया के, उसकी सेटिंग के भी होते हैं, 18 फुट सेटिंग होता है खर्चा, 18-20 रुपए। तो मुझे सब कुछ पता नहीं बनवाया, तो उसमें जो बीच का होता है ना, सोचो दिमाग से ऐसा क्यों है, क्योंकि जब एरिया तो पूरा एनक्लोज होता है, वो कभी कहीं कटा हुआ नहीं होता पीस पीस में। मैंने उस दिन बोला था क्रशर में देखो वो होल का साइड में तेल निकालने का, और जब आता है तो पूरा बंदों का आता है, क्योंकि आप उसको माइनस को काउंट नहीं कर सकते यार, उसके कोई जुड़ा साइंटिस्ट बैठा है अलग मैथमेटिक्स कि इसका एरिया घटाओ, नहीं हो सकता ऐसा। वो पूरा पूरा क्या हुआ, काउंट किया जाता है। तो जो ऊपर जो पानी निकलने होता है, मोखला क्या कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, पतना जो भी कहते होंगे, वो उसके अंदर काउंट होता है, आप उसको हटा सकते। इसीलिए ये सब क्या होगा, एक स्मूथ कर होगा। मैं तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ दे रहा हूँ, क्या तुम सोचो ना भैया कहाँ लेके छत पर, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ दे रहा हूँ आपको कि भाई हाँ ये चीज होती है। तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस क्यों होगा, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। कुछ गधे क्या होना है, मैथ को इस्तेमाल कर रहा हूँ डेली लाइफ में, हर जगह हो रहा, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, अब इसका एरिया निकालना है, और लेकिन हम एरिया कैसे निकालें, या तो लिमिट ऑफ सम का मेथड। आज उसको थोड़ा सही से पढ़िए। हमने क्या करा, इसके बीच में स्ट्रिप डाल दी, क्या डाल दिए, इसको बोलते हैं स्ट्रिप, डाल दी स्ट्रिप। अब मान लो इस स्ट्रिप की चौड़ाई वो है dx, मतलब भैया लंबाई पूरी x से, मतलब ये तो वही है, तो क्या बोल सो इसकी चौड़ाई कितनी है, x है, ये चौड़ाई तो x ही है, तो इसका स्मॉल पार्ट है, ये कितना हुआ, dx। तो स्मॉल पार्ट dx बोल देगा, तो इसकी हाइट कितनी रहेगी, fx तो रहेगी। हाइट तो वैसे भी थोड़ी देर बताया ना मैंने, थोड़ी देर पहले क्या कहा कि जो fx आप उसका बोलते ना कर्व, ये कर्व नहीं होते, इसकी हाइट होती है कर्व की, जब आप x डालते हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हाइट कितनी है, तो इस स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप, कैसे आप बोल सकते हो, A B C D A, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप मतलब A B C D A, भाई देखो पूरा एनक्लोज होगा, क्या होगा, A B C D A, छोड़ेंगे नहीं आप बीच में, पूरा क्या होता है, एनक्लोज होता है। इज इक्वल टू क्या भैया, fx इंटू, यहां तुमने कोई बात गलत लिखी, यहां तो कोई बात गलत लिखी। अगर मैं इसे x को बोल दूं y, हाइट y है, तो ये क्या बन जाएगा, यहां तो गलत लिखा। अब ये हाइट तो मेंटेन हो जाती है, मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ सम में। अब हम क्या करते हैं, इस x को स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, x को स्ट्रेच। अब ये x कहां से कहां स्ट्रेच होगा, a से b तक, तो x इक्वल टू a से, दैट इज द एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ एनी रीजन विच इज एनक्लोज, विच इज क्लोज
विद एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू पी। ये एक्स के प्रति निकल कर आया, किसके लिए आया? क्योंकि ये डाउन टू अर्थ निकाला मैंने, क्या निकाला? डाउन टू अर्थ। इसमें एक्स स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, क्या है? एक्स वेरिएबल है, पर लेकिन वाई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बता दो ना हाइट, क्योंकि ये क्या होता है जब आप लिमिट ऑफ सबसे लेंगे तो छोटे छोटे पीस बनते हैं, उन छोटे पीस की कोई वैल्यू नहीं होती। बात ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। तो ये है एक्स के प्रति, क्या ये? एक्स के प्रति। जब आप एक्स के प्रति लेंगे तो ये क्या होगा? y इंटू डी एक्स। दैट मीन्स लिमिट एक्स की कंसीडर होंगी, लिमिट एक्स की होंगी, और आप एक्स की टर्म में ही वैल्यू रखेंगे। तो y का मतलब क्या हुआ? जब कोई फंक्शन होगा तो उसमें आप एफ एक्स को y मान लिए तो फिर तो एक्स में आई, तो ये एक्स से पूछता हुआ। समझ बात नहीं है मेरी किसी को भी? बस दो बात समझिए आपको, ये है एक्स के प्रति, मतलब कि एक्स के अलोंग, अलोंग टू एक्स एक्स, यानी एक्स की दिशा में। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप एक्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई को स्ट्रेच कर रहे हैं, लंबाई को नहीं, चौड़ाई को स्ट्रेच कर रहे हैं। समझ बात? चौड़ाई मतलब ये एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी का क्या है? वेरीज है। तो लिमिट तो एक्स की वैल्यूज होगी ना, तो एरिया कैसे बढ़ेगा? एक्स के अलोंग निकलेगा। बात समझ किसी ने अभी? या नहीं? अकेले नहीं मत, पहले बताओ आराम से, सोचो ध्यान से। हाँ या ना? वाईफाई बंद कर दिया, मैं गाड़ी वॉइस कर दिया, ये बंद कर दो, बात में इसमें लिखना है। हाँ, तो जैसे हम स्ट्रेच कर रहे थे एक्स को, तो ये पूरे रीजन में कहा जाएगा, वरना तो सीधा सीधा स्ट्रेच होना चाहिए एक्स को। क्या बोला? तो जब dx को आपने स्ट्रेच करा है इस रीजन, तो ये पूरा पूरा स्ट्रेच होना चाहिए था, तो पूरे रीजन से तो ज्यादा आ जाएगा। मतलब जैसे ये लंबा है ना बीच वाला पार्ट, साइड में जाके भैया हाइट छोटी हो जाएगी। बता हमारा उद्देश्य जब लिमिट ऑफ पढ़ा तो क्या पढ़ा था? क्या पता उसमें जब उसमें पढ़ा जब लिमिट ऑफ में क्या पढ़ा था? इस वाले dx को स्ट्रेच करेंगे ताकि पूरा इसका वो छोड़, हाइट होता, हाइट। हाँ, तो एफ एक्स क्या आती है उसमें? तो फिर जब तुझे पता नहीं तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आ गया वाला? मैं वो तो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन ही बताया था कि ये स्केटर, मैं अभी पहले बोला भी कि एफ एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि हम इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तो इसकी जो हाइट है एफ एक्स कांस्टेंट मतलब ये है कि हाइट सेम रहेगी, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि मैं उस दिन पहले ही बहुत पहले इसके ऊपर बता चुका हूं आराम से कि जो इसकी हाइट रहेगी वाई, आप इसके बहुत छोटे छोटे पीस करते हैं। याद होगा किसी लिमिट के अंदर मैंने वहां पे इस पे बहुत जोर लगाया, मैंने कहा ना आप इस टॉपिक को समझने के लिए आप 1 घंटा लगाओ, मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगा, चाहे 10 मिनट लगाओ, करते रहो मुझसे आर्गुमेंट, उस चीज के बारे में आप बहस करते रहो, मेरा आंसर वही रहेगा, तो चेंज तो भी होगा नहीं, जो मुझे बोलना तो वही बोलता रहूंगा। पर लेकिन इसका मीनिंग क्या आप वो समझे ध्यान से। मैंने कहा आप x हाइट लेके चलते हैं, तो x हाइट करने का मतलब क्या हुआ कि तुम सोचो इसकी हाइट बढ़ रही है, ये हाइट नहीं बढ़ती भाई साहब, ये छोटे छोटे पीस होते हैं, इतने छोटे करते हैं, उस s से कोई अंतर ही नहीं आता। ये मैं बता चुका हूं पहले भी कि उस s से कोई अंतर आता ही नहीं है, क्योंकि वो h क्या होता है? टेंड्स टू 0 होता है। तो उसमें तो फिर ये बात आती नहीं माइंड में, और तुम ये बात माइंड में लेकर इसका मतलब तुम कंफ्यूज हो, फिर और 4 लोग भी कंफ्यूज होंगे। तो पहले बात सुनो तसल्लीपूर्वक, मैं बोल रहा हूं क्या आते ही कि 10 मिनट लास्ट इस टॉपिक के लिए, चाहो 1 घंटा ले जाओ, चाहो 10 मिनट में खत्म कर दो, करते रहो भैया। ये हाइट यूं यहां से लगता है एक्स जा रही है, सोचते रहो इसमें क्या करता हूं मैं, बताओ। मैं किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकता भाई साहब, थिंकिंग नहीं बदल सकता। तुम्हें अगर पता हो लेंटर डलता हो देखा था किसी ने है, लेंटर झुका एक तरफ होता है हमेशा, तो क्या कभी तू देख लेगा उसकी हाइट बनता है, बदल जाएगी? तुझे दिखा नहीं लेंटर झुका हुआ दिखाते थे क्यों? और करीबन करीबन 2 से 2 इंच तक का अंतर जाए, बता जाएगा अपना आप ही। अपने घर का फर्श देखेना, कभी फर्श बिल्कुल इक्वल नहीं होता, तो क्या दोस्तों इसको मेजरमेंट कर सकता है हाइट में कितना अंतर आ रहा? और कभी आज एक काम करना, अपने घर में छत होती है ना, अपने पीछे रूम जाना, उसकी नीचे से ऊपर तक की लंबाई नापना और आगे जाना, नीचे से ऊपर तक की लंबाई देखना, करीबन 3 इंच का अंतर ना जा तो मुझे बता देना आप। चलो 3 इंच का अंतर ना आ जाए तो मुझे बता देना, मेरे घर में खुद है ऐसा, वो ढलान होता है जिससे पानी निकल कर आ जाए। तो सेम इसकी हाइट की होती है जो तुम सोच रहे हो, वो अंतर आपको दिखाई देगा नहीं कभी भी। क्यों नहीं दिखाई देता? अब ये लेंटर आपको दिखेगा, अब तुम क्या सोचोगे ये लेंटर पे झुका हुआ है, देखो ध्यान से सही से देखो, क्योंकि आगे में पानी सिस्टम है।
तो ये कभी हाइट मेजरमेंट मतलब जब भी इसका एरिया निकालूंगा, सोचो जरा, जब इस कमरे का एरिया निकालूंगा लेंथ और ब्रेथ, तो अब मैं हर बार लेंथ अलग नहीं लेके चलूंगा। लेंथ में एक बार नाप लूंगा, ब्रेथ एक बार नाप लूंगा, तो एल इंटू बी सेम तो रखता हूं हमेशा। कहां रखा मैंने वेरिएबल बताओ? एस्टिमेट पे एरिया निकलने का एरिया कैसे निकालूंगा मैं बताओ? अगर मैं आपसे सोचने लगूं ऐसे ही कि इस यहां पे अलग हाइट है, अलग हाइट है, अलग हाइट है, एरिया निकालूंगा कैसे बताओ? तो किसी बंदे ने कुछ सोच बात कही होगी कि ऐसा क्यों रखा गया। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से मैं आपके बता दूं भैया, एक हमारे यहाँ भैया थोड़ा अभिनव भैया, दो बच्चे ऐसे खैर निशांत आएंगे आज, वो थोड़े चुप है। एक अभिनव में थोड़ा दिमाग पर क्यूरियस माइंड आई बात, तो मैं उसको क्लियर कर रहा था प्रैक्टिकल तौर पर, तो ऑनलाइन वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, सुनिए ध्यान से। भैया अगर आपके पास एक कर्व है एफ, मैं अभी बहुत देर पहले एक बात बोल चुका हूं, इस एफ एक्स में होता है उसकी हाइट, तो इसकी जो हाइट है वो क्या होती है, बढ़ती है आपकी अकॉर्डिंग, सही बात है। एफ ए लिमिट में याद है ना, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एच, पर एच वहां क्या होता है, बहुत माइनर क्वांटिटी होती है, उस एच से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं पहला वर्ड जब भी बात करी थी यही बात बोली थी, एफ पे क्या है हाइट, और वो की जो कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ कांस्टेंट, मतलब हाइट में कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा हाइट में अंतर लेके चलेंगे तो आप एरिया भी कभी निकाल नहीं पाएंगे। आप हर पीस के लिए बार बार एरिया नहीं निकाल सकते, ये बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लेके चलते हैं कि इस हाइट को बहुत माइनर लेकर क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हर कोई बच्चा मेरी बात से सहमत नहीं है या पढ़ने बहुत अच्छा है, प्लीज एक बार लिमिट ऑफ सम में जाइए, वहां लिखा होगा वर्ड इट इज द नेगोशिएबल क्वांटिटी, वहां लिखा हुआ है। लिमिट ऑफ सम में जाइए, वहां पे एच को जो वहां पे ना वो स्टेप बनी, वहां पे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं लगता प्लीज एक बार पढ़ना लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट, वहां एच बना हुआ है, वहां पे लिखा हुआ इट इज द नेगोशिएबल क्वांटिटी। पढ़िएगा एक बार ध्यान से भैया, अगर आप समझदार हो, बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे हो, तो आप बुक भी पढ़ते होगे मेरे हिसाब से, तो लिमिट ऑफ सम जहां पे स्टार्ट हो रहा होगा टॉपिक, वहां एक बार जाकर फिर भी जरूर देखेगा, वो यही कहेगा इट इज द नेगोशिएबल क्वांटिटी, और यही बात मैंने उस टाइम में बताई थी। मैं कोई भी चीज अपने आप से तो पढ़ाता नहीं, जो बुक है मैं उसको देख के तो बताऊंगा आपको, जो बुक पढ़े बस ये है कि मैं उस बात को अच्छे से समझा पा रहा हूं, इतना ही तो अंतर होता है। अपने आप से कोई कभी कुछ नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा बुक के ही लिखा हुआ, कोई भी ट्यूशन वाला चाहे कोई भी टीचर हो, जो लिखा है वही हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बट लेकिन बस उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं, इतना अंतर होता। आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इस मुद्दे को यही खत्म करते, क्योंकि इस पर बहस करते करते बहुत समय निकल जाएगा। मुझे आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये एफ एक्स होता है उसकी हाइट, और एक्स के बढ़ने पर उसके हाइट में लग रही है बढ़ रही है फिर घट रही है, बट ये जो हम स्टेप डालते हैं आपको बहुत छोटी दिख रही है, ये बहुत पतली सी होती है, मतलब लगभग एच लेके बढ़ाते हैं हम, ये ए है, यहाँ ए प्लस एच होगा, यहाँ ए प्लस 2h होगा, ये प्लस एच होगा, इस तरह से लेके चलते हैं कि जहां पर एच बहुत माइनर क्वांटिटी हो जाए, उस माइनर क्वांटिटी से होने पर इसके लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसकी लंबाई को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। मैं लास्ट बार और यही बात बोलूं, इस बारे में कोई बात नहीं होगी कि एच में अंतर आया यानी कि इसके हाइट में अंतर आया तो आप गलत सोच रहे हैं, और अगर अंतर आएगा तो आपके क्या यहाँ किसी के में दम इतना है ही ना कि उसको ये निकाल दे, पूरे वर्ल्ड में दम नहीं है किसी के अंदर। फिर तो तुम बड़े टेक्नीशियन लेकर आओ और माइक्रोस्कोप लगा देखते रहो कहां कहां हाइट बढ़ रही है, और वहां के लिए फिर अलग अलग स्ट्रिप के एरिया निकालो। एक रूम का एरिया निकालने के लिए आपको जन्म लग जाएगा पूरा, क्योंकि माइनर पे चेंज कहां रहा तो चेक करते रहिए आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हाँ मैं बात कह रहा हूं, इसीलिए गलती होती है, क्योंकि मैथ में कभी भी फिक्स क्वांटिटी आज तक आई नहीं। अप्रोक्स वर्ड इसलिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि इसका एरिया अप्रोक्स ये होगा। चाहे कितने बड़े सिविल इंजीनियर से लगाना, आज जाना आप गूगल पर सर्च करना कि किसी भी चीज का एरिया क्या फिक्स होता है, तो कोई नहीं कहता है कि फिक्स होता है, कभी डालना कभी, ठीक है। तो वहां पे भी जब भी कोई कैलकुलेशन होगी तो वहां पे देखना कभी भी एरिया लगा के फुल स्टॉप लगाता, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड तुमने देखा कभी कोई भी जो मैथमेटिशियन कोई भी जो सॉल्यूशन करता है तो लास्ट में डॉट लगाते हैं, तो डॉट में कभी लगता डॉट, फुल स्टॉप आज तक कभी लगाई नहीं मैथ में। वो रीजन यही है कि वो फिक्स नहीं है। कभी जाकर पूछा किसी से कि भाई आप डॉट क्यों नहीं लगाते, बिल्कुल सही बात है, तुम्हें कुछ याद ऐसी लगे जैसे तुमने पहली बार पढ़ी हो। डॉट इसलिए लगाते कभी भी वो पूरा कंप्लीट नहीं होता हो,
कॉस्ट की बात की जब आप कभी मिस्त्री से पूछना कि बेस का एरिया कितना लगेगा, लगभग इतना होगा, फिक्स कोई नहीं कहेगा। कितने रुपए लगेगा भैया, कितना बेटा मीटर खर्चा लगेगा, लगभग इतनी लगेंगी, फिक्स कोई नहीं कहता। क्योंकि मैथमेटिक्स है और हर एक तुम 10 मिस्त्री ले आओ, हर एक का हिसाब अलग बैठेगा, वो तुम्हें कुछ बताएगा, तुम्हें कुछ बताएगा, तुम्हें कुछ बताएगा। तो बात अब ख्याल में कहां से कहां पहुंचने लगा ना, मैं एक घंटे तक खींच दो बात अपनी, करते रहो बात, मैं 1 घंटे में 2 घंटे खींच, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो फिलहाल बात समझे, ये आपके पास ये कोई कर्व है जिसको आपने एफ बोला हुआ, आप एफ पहले करो, सोचे होता क्या है। एफ का मतलब होता है ये हाइट, यानी जब आप एक्स डालते तो आपके पास से डिफरेंट होने लगता है, तो एक्स तो ये डाला जाएगा तो अपना उसकी हाइट मिलती जाती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मुझे इस कर्व का ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पतली सी इसके अंदर एक स्ट्रिप डालते हैं, जिस स्ट्रिप की आपके पास चौड़ाई कितनी है, dx है, ठीक है। तो जब आपको इसे एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिप को एक्सटेंड करेंगे। और दूसरी बात, चलो आपका एक बेवकूफ बनाने वाला आंसर, जब आप स्ट्रिप एक्सटेंड करेंगे तो अपना आप हाइट उसमें क्या होती है, मेंटेन होती जाती है, तो हाइट की गलती भी नहीं होगी। तो मेरी बात, ये इसका एक बेवकूफ बनाने वाला आंसर, रियलिटी कुछ और होती है, पर समझे ध्यान से। जैसे मैं यहाँ एक्स बढ़ूंगा तो अपना आप हाइट मिल जाएगी अलग, अगर मैं एक्स यहाँ रखता हूँ वैल्यू तो अपना आप यहाँ हाइट अलग मिल जाएगी, एक्स यहाँ रखूंगा तो हाइट यहाँ अलग मिल जाएगी। तो ये एक बेवकूफ बनाने आंसर ये लो आपके सामने, ठीक है। आपको संतुष्ट होना चाहिए, तो मैं आपको ये वर्ड पहले बोल सकता था, बता दूंगा आपको, ये मैंने क्या कहा, एफ जो ये हाइट है किसके अकॉर्डिंग हो रही है, एक्स के अकॉर्डिंग है ना, तो जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे ही उसकी हाइट भी उतरेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पहुंचे तो यहाँ होगा, यहाँ पहुंचे तो यहाँ होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको ए से बी तक स्ट्रेच करूं तो अपना आप उसके अंदर हाइट क्या होती है, मेंटेन हो जाती है। बात ध्यान है, क्योंकि उसकी जो हाइट का फंक्शन है वो एक्स के अलोंग डिफाइन हो रहा है। तो बात अब ये किसने एरिया कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, इस स्ट्रिप को एक्सटेंड कर देना, यानी ये स्ट्रिप आप खींच दीजिएगा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, ये अपना उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के लिए आप करेंगे तो किसका, y इंटू dx कर देंगे, तो आपका पूरा एरिया निकल कर आ जाएगा। मेरी बात समझ आए किसी को, क्लियर हुई मेरी बात, क्योंकि ये y अपना आप ही क्या होता रहेगा, x के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो तेरे क्वेश्चन का आंसर वैसे ये भी है कि जो तुम ये सोचो कि भाई इसके हाइट बढ़ रही है घट रही है, वो x के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, x के अकॉर्डिंग। और ये क्या है टॉपिक, लिमिट ऑफ सम, तो x पर जो इसकी वैल्यू आती रहेगी वो निकलती रहेंगी, और सबको आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, a से b तक y इंटू dx, और ये है अलोंग टू, जब ये आप x के लिए निकालने हैं, फॉर x, जब आप इसे x के लिए निकालने हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जरा आइएगा भैया, अगर आपके पास कोई कर्व वो कुछ इस प्रकार से हो, देखा ध्यान से, तो ये कर्व किसके लिए दिख रहा है आपको, तो आपके लिए लिमिट किसकी होगी, तो ये लिमिट होगी y इक्वल टू ए से y इक्वल टू, तो यहाँ y चेंज हो रहा है, y बढ़ेगा ना, तो अपना चीज रहेगी, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, x होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आप बोल रहे हो ये होगा fy, क्या होगा, जो यह फंक्शन है वो किस टर्म में डिफाइन हो रहा है, y की। तो इन दिस केस x इज द डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ fy, जब y चेंज होगा तो अपना आप ही x चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पे x कम होगा इसी कंपेयर में, देखो यहाँ ये रहा x यहाँ है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो जैसा कि अभी भैया ने कहा कि भैया इसकी वैल्यू चेंज आएगा नहीं आएगा, तो वही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप y के चेंज करते रहेंगे तो वैसे ही चेंज किस में आता रहेगा, x में आएगा। तो आपको तो इसके निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप डालिए, समझ में आ रहा हो सबको, इस स्ट्रिप की हाइट एक मूवमेंट मान लो ये x है, क्या है ये x, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, dy हो गया, y वेरिएबल है ना। अगर आपको इसकी स्ट्रिप की बात करें, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो कितना होगा आपके पास, x और या fy इंटू dy, बात तो एक ही है, तो कितना हुआ x इंटू dy, यह है ओनली वन स्ट्रिप का। पर जब आप इस स्ट्रिप को यहां से एक्सटेंड करेंगे तो क्या तक आगे बढ़ेगी, y इक्वल टू ए से, और यहाँ x इंटू, दैट इज द एरिया अलोंग टू, या यहां बोल दो 4 y एक्सिस,
जब ये y के प्रति क्लोज्ड होगा। ऐसे इसको ये बोलते हैं, ये रटने वाली बात है अलोंग अलोंग नहीं, इसको बोलते हैं जब ये y के लिए क्लोज्ड होगा, y से क्लोज है ये जब x के लिए क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लोज फॉर x एक्सिस। जब आप छत के लिए बात करो धरती तक को लेके चलते हो, जो धरती के अंदर घुसा दोगे उसे, तो धरती क्या होगी उस समय x, दीवार क्या होगी y, तो कभी उससे चली जाएगा तो आपको देगा भी नहीं हो, तो आपको ना भी जीरो से काउंट करना होता है, जीरो से x इक्वल टू यहाँ पे जो होता है x जीरो से स्टार्ट होगा बिगिनिंग, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बात ध्यान लगी रहेगी, तो ध्यान रखेगा मैं चीज के बारे में, ये है अलोंग टू y एक्सिस यानी कि व्हेन इट इज क्लोज्ड फॉर y एक्सिस, इट इज क्लोज्ड फॉर x एक्सिस, ये x के प्रति है यानी x से जब क्लोज हो चुका है, ये y के प्रति जब y के लिए क्लोज हो चुका है। पहले बताओ इस डाउट में कोई डाउट हो, इस पॉइंट में कोई ऑनलाइन बच्चा बताओ, कोई डाउट हो, अब तो बात समझना चाहिए मेरी, कोई डाउट है किसी को? बेटा जी मैं आपको अपनी बात आराम से रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लें ध्यान से। कोई डाउट है? कोई डाउट है भाई? कोई डाउट किसी को? दोबारा सुनिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है जो कि आप एक कर्व मेंटेन करते हो, वो कर्व अलोंग टू x डिफाइन हो रहा हो या x के लिए डिफाइन हो रहा हो या फिर x के लिए क्लोज हो, तो इसका मतलब क्या लिमिट x की दी जाएगी, लिमिट x की दी जाएगी। तो आप सिंपल वर्ड ये बोल सकते हैं, जब आपके पास लिमिट x की हो, जब आपके पास लिमिट x की हो तो आप y निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y। जब y निकालेंगे तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन होगा, तो क्या होगा आपके पास y इंटू dx। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें क्या करा, एक पतली सी स्ट्रिप डाली और उस अब स्ट्रिप को करेंगे एक्सटेंड कर देंगे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक के लिए। तो उस समय क्या होगा कि ये स्ट्रिप फैलते 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 पूरी शेप ले लेगी ये वाली, और लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट से ये अपना आप पूरा एरिया कवर कर लेगी, जो एरिया आपके पास पूरा होल एरिया कहलाएगा। बात समझ किसी को? मेरी बात समझ में आई? और रही बात इसकी, मैं आपके मन को फिर भी एक बार वॉश करना चाह रहा हूं कि आपके मन में एक बात आई होगी कि भैया इसका हाइट मान दरा, बेटा जी ये क्या है x पर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे x पर डालेंगे वैसे वैसे उसकी हाइट मिलती है, तो हाइट में अंतर नहीं आएगा। तो वैसे तो आपको वैल्यू फिक्स ही आती है, तो पहले मैं आपको बस वैसे ही बता रहा था, पर लेकिन आपको बताता हूँ वैल्यू फिक्स ही आती है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, वो बहुत माइनर होता है, उसका छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हो। सोचो अगर मैं x डालता हूँ a, तो f मिलेगी हाइट, यहां डालता हूं आपके पास x इक्वल टू 2, तो f2 मिलेगी ना, यानी कि आपके पास अगर बात की जाए a प्लस 3 डालते हैं a प्लस 3h, तो वो उसके अकॉर्डिंग हाइट मिलेगी, हाँ है ना। तो आप सीधी सी बात है, ये अपना उसके तो डिफाइन हो रही है हाइट, वो डिफाइन हो रही है, और आप 1 बाई 1 कर रहे, सबको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, क्योंकि ये b अपना आप में कुछ अलग पॉइंट रहा होगा, a अपना आप में अलग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक निकालते हैं y dx, तो वो अपने आप इसके अंदर हाइट कंटेन हो जाती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती। तो सिंपल एरिया निकालने का प्रोसेस ये हुआ, जब कोई भी आपके पास कर्व x के लिए क्लोज हो तो सिंपल सी बात है, आपको एक स्ट्रिप डालनी है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो उस एक स्ट्रिप का एरिया होता है fx इंटू dx या फिर y इंटू dx, क्योंकि हम इसके हाइट कंटेन कर चुके हैं y और ये हुआ dx। y एक वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू x, दैट मींस ये डिपेंड करेगा x पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, dx एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, dx को स्ट्रेच करते हैं, जो एक x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक के लिए जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ सम, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस होल रीजन। मेरी बात समझ आई किसी को? अगर आप बात करें तो ये a से b तक क्या था, y इंटू dx, और इसमें कोई डाउट अगर यहां आ रहा है भैया ये कैसे, तो आप फिर गधे हो, क्योंकि मैंने लिमिट ऑफ सम अच्छे से पढ़ाया था, क्वेश्चन कराए हैं और रिकॉर्डिंग लेक्चर भी उसका दिया है, ये मैंने प्रूफ किया होगा ये उसके बराबर है, और क्वेश्चन में भी आपको वेरीफाई करके दिखाया बार बार। तो सीधी सी बात है, x इक्वल टू x इक्वल टू b, y dx क्या होगा, एरिया हुआ इस फंक्शन का अलोंग टू x। दूसरा, अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो किसके लिए डिफाइंड है, फॉर y एक्सिस के लिए, यानी कि ये क्लोज फॉर y एक्सिस है, तो सीधी सी बात है आपको इसका एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिप डालेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। समझे बात? इसमें क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। सोचो ऐसा क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे y डिपेंड करेगा x पर, इसलिए स्ट्रिप डालते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसकी जो स्ट्रिप की लंबाई है वो x के अलोंग डिफाइन होती है। इसमें जो स्ट्रिप डालती है वो क्या होती है, पैरेलल टू, क्योंकि जो ये ग्राफ है ये x के लिए डिफाइन हो रहा है, मतलब कि x बढ़ रहा है, इसमें x वेरिएबल है और y क्या चेंज हो रहा है x से। तो यहाँ पे x डिपेंड करता है y पर, इसीलिए इसकी जो लंबाई क्या ली गई है x और चौड़ाई dy। तो समझिए ध्यान से, अगर आप इस dy को स्ट्रेच करेंगे तो यहां से यहां तक का एरिया कवर कर लेगा, जिसका मतलब क्या हुआ, ये y इक्वल टू a से y इक्वल टू b, किसका, इस लंबाई का आप इंटीग्रल कर दीजिए, अपना आपको पूरा एरिया देगा। तो ये क्या हुआ, x dy हुआ। अब यहां तक तो मेरे साथ कोई डाउट नहीं हो चाहिए, फिर अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना एक बार। अब तो क्लियर है भाई, टॉपिक क्लियर है, एरिया निकालना समझ में आया। अब इसको मैं लिखवाऊंगा, तो इससे पहले आप एक क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपको डाउट और क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब तक हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक मजा भी नहीं आता। चलिए जरा इसको एक बार समझते हैं, आइए आपके सामने। अभी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं भी समझाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा बस एक बार पहले वेट कीजिए प्लीज, एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट होगा सिमेट्रिक। क्या होगा पॉइंट एक, बस एक बार सोच में लो प्लीज एक बार, सिमेट्रिक। वैसे ये 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, और 11th में पढ़ा था कॉनिक सेक्शन में, किसमें पढ़ा था, कॉनिक में। मैंने आपको वहां लिखवाई थी, आपके पास 4 सिमेट्रिक होते हैं, कितनी होती है, 4। अभी लिखूंगा इस तरीके से। तो पहला पॉइंट था सिमेट्रिक में, अगर किसी कर्व में y की पावर इवन है, इफ एनी कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ y, then this curve is symmetric along to x axis। मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर y की पावर इवन हुई तो सीधी सी बात है x के अलोंग डिफाइन होगा, और डिफाइन के साथ साथ जितना ये ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। मतलब ये कैसे, सोचो, और आपने y वैल्यू -1 रखी तो y -1 नहीं होगा तो x तो बन ही जाएगा, या ये माइनस लिखूंगा, x इक्वल टू तो बन ही जाएगा। अगर आपने 1 रखी तब भी x इक्वल टू 1 रहेगा, -2 रखो तब 4 आएगा, +2 रखो तब भी 4 आएगा। तो जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अलोंग टू x होगा। तो ध्यान रखना, इफ एनी कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ y, देन कर्व सिमेट्रिक टू x एक्सिस। बात समझ आई, सिमेट्रिक मतलब समानता, यहाँ का और यहाँ का बराबर होगा, जितने ऊपर जाएगा उतना ही नीचे। दूसरा, if any curve contain even power of x, then curve is symmetric along to, ये तो आपने पढ़ा था पैराबोला के बारे में। यहाँ पर x की पावर इवन है तो सिमेट्रिक क्या हुआ, along to y। कैसे, आप x इक्वल टू -1 रखिए तब भी y 1 रखा तब भी 1, -2 रखा तब तो 4, 2 रखेंगे तब भी 4, तो बराबर जाएगा, और डिफाइन क्या होगा, along to y एक्सिस। तीसरा, ये कहता है अगर मैं किसी कर्व में y इक्वल टू x रख दूं और x इक्वल टू, चलो ऐसा ले लो आप, किसी कर्व में अगर मैं y इक्वल टू -y रख दूं, या जवाब दूं पहले, और x इक्वल टू -x रख दूं, तब भी कर्व पे कोई चेंज ना है, तो ये सिमेट्रिक होता है टू अपोजिट कोऑर्डिनेट। क्या होता है, अपोजिट। अब बताता हूं क्यों, सुनिए ध्यान से, अपोजिट कोऑर्डिनेट क्यों, सुनिए ध्यान से। जैसे कि है x² + y² इक्वल टू a², एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, a। अब आप सोचो, आप ये बनाएंगे ऐसे एक सर्कल, ठीक है, अगर मैं इसमें x कर दूं -x, तो कितना होगा, x² - y² मैं आपको कर्व ट्रेस करना सिखा रहा हूं, ये टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट। जब आप बीएससी के या बीटेक करेंगे, कर्व ट्रेसिंग, मैं आपको ऐसे पॉइंट पढ़ा रहा हूं सिमेट्रिक का, सुनो ध्यान से। ये शेप ऐसे बनती क्यों, ये भी सुनो ध्यान से। पहली बात, x बाई 1 है, सिमेट्रिक का हुआ y के, जितना यहां जाएगा उतना ही, जितना यहां जाएगा उतना ही, y बाई 1 है, सिमेट्रिक का हुआ x के। तो ये जो सर्कल ऐसा होता है कि चारों तरफ बराबर होता है, ये जितना ऊपर गया उतना ही यहाँ पे, जितना यहाँ गया उतना ही यहाँ पे, जितना यहाँ गया उतना ही यहाँ पे, हर जगह इसके पास x की पावर भी इवन है और y की पावर भी इवन है, ये सिमेट्रिक हुआ। y को -y रखो, x को -x रखो, कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट कोऑर्डिनेट में सेम हुआ। इसीलिए इसका ये जो यहाँ का वो एरिया फर्स्ट का
थर्ड से मैच करेगा और सेकंड का अपोजिट करंट। भैया ऐसा क्यों है? चलो देखते हैं इधर एक बार। आप सोचो पहला करंट क्या होता है भाई? ये होता है प्लस प्लस, ये क्या हुआ? माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ देखो दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए एप्लीट करंट तो ये हुए, ये दोनों पॉजिटिव है, इंटू करेंगे आपस में। फर्स्ट थर्ड के साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, तो अपोजिट करंट तो अपना मैच कर गया। बात समझ में आई? इसीलिए आप कभी बुक में देना आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, इसका एक पॉइंट निकालते 4 से इंटू कर देते हैं। क्यों? इसके 4 पॉइंट क्या बराबर इक्वल है। सिमेट्रिक के हिसाब से पहला दूसरा तो अपना इक्वल हो चुका। क्यों भाई? किसी बात भी बनती एक्स की, यार तीसरे चौथे के इक्वल हो चुका है, हाँ है ना। थर्ड फोर के इक्वल है, 1 2 के, और यहां से 4 और 1 इक्वल है। क्यों भाई? किस बात भी बनती y की, तो ये तो आपस में इक्वल होगा। जब भी आपको इसकी सिमेट्रिक की जरूरत ही ना पड़ी, दो ही सिमेट्रिक बहुत है इसके पास, क्योंकि देखो x y 1 है तो अलोंग टू y सिमेट्रिक होगा। तो तीसरा चौथे के इक्वल है, दूसरा पहले के इक्वल है। किसके हिसाब से? x की पाई 1, यानी जब x की पाई 1 तो 1 किसके इक्वल हो? 2 के 3। जब y की पाई 1 है तो यहां पे क्या हो? 1 4 के और 2। तो ये तो अपना भी बात होगी, 1 2 के इक्वल है तो 1 3 के भी तो इक्वल होगा। 1 4 के इक्वल है तो सारे आपस में इक्वल हो गए। तो आपको तब भी कोई जरूरत है इसको पढ़ने की, सिमेट्रिक को, पर फिर भी बता रहा हूं कि ये अपोजिट पार्ट में भी इक्वल है। क्यों? माइनस प्लस प्लस माइनस कितना आया? माइनस, और यहां भी माइनस, और यहां प्लस, और यहां भी प्लस। तो इसका क्या? जितना एरिया ये करेगी उतना एरिया ये करेगी, जितना ये करेगी उतना ही ये करेगी। बस आपको क्या करना? ओनली एक पॉइंट के लिए निकालना है, और उसमें क्या करेंगे आप? 4 से इंटू। समझ लो मेरी बात, क्योंकि तुम फिर मोटी बुद्धि का एक्सपर्ट रहोगे, वहां देखोगे इसमें 2 से इंटू क्यों हो रही है, इसमें 4 से इंटू क्यों हो रही है, डायरेक्ट चल जाएगा आंसर में। आप सोच देखोगे टीचर ने बताते कैसा क्यों हो रहा है, ये देखो बराबर है। क्यों बराबर है? कोई नहीं बताएगा। आप जब ए निकालोगे, एक लूप के निकालते बस, यानी एक पार्ट का 4 से इंटू। अब तुम देखो भैया हमें कैसे पता कहां पे 4 से करनी, कहां पे 2 से करनी है, वो ये समझ में आता है सिमेट्रिक पॉइंट से। ये समझे ध्यान से, अभी सब कुछ लिखाऊंगा आराम आराम से, बस सुनते रहिए, आपको बस समझना है। क्लियर हुई मेरी बात? लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या होता है? किसी कर्व में y इक्वल टू x रखूं, यानी y की वैल्यू x एंड x की वैल्यू दे आर नो चेंज, देन एनी कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग टू y इक्वल टू x लाइन। y इक्वल टू x का इस्तेमाल बहुत कम है, मतलब क्या हुआ? ये मिरर की तरह काम करते, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा। क्यों भैया? अरे जैसे ये कोऑर्डिनेट है, अगर y इक्वल टू 45 डिग्री हुआ तो ये इसको 2 बार हिस्से में डिवाइड नहीं करेगा, तो जो एरिया इसका हो वो एरिया ये होगा था। बस इसको बोलते हैं एज ए मिरर, यानी कि ये है y इक्वल टू x। सोचो ना ध्यान से, आप y इक्वल टू x रखो, x इक्वल टू y रखो, कोई चेंज आ नहीं रहा, तो ये y इक्वल टू x मतलब कि क्या हुआ कि y यहाँ पे किसके इक्वल है? x के। तो कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग टू y इक्वल टू x। जितना एरिया पहले वाले पार्ट का होगा उतना एरिया दूसरे वाले पार्ट का होगा। ऐसे ही यहाँ पे दिखेगा। बात ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू 45 तक लाइन जा रही है, तो ये इसको 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर देगी। तो आप केवल एक पार्ट निकालो, यहां से लेके यहां तक का, दूसरे को निकालिए उतना 2 से इंटू कर देंगे। तो ये थोड़ा बड़े लेवल पे इस्तेमाल होती है, 12th में नहीं है। एक आध क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही किसी को नहीं आ रही यहां तक? तो पहले सिमेट्रिक आपको क्लियर हुई, ठीक है? अब मैं आपको एरिया निकाल दिखाऊंगा, फिर सब कुछ नोट कराऊंगा। तो पहले देखिए ध्यान से, जैसे मान लो भैया हमें एरिया निकालना है, किसका निकालना है? ऑर्डर। मैंने आपसे कहा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है? जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वैसे सब जानते हैं कितना होता? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका आंसर कितना चाहिए? 4 पाई। याद है ना इसका आंसर कितना चाहिए? मैं वेज वेज लिख देता हूं, आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, और आपको पता नहीं है ना, इलिप्स का पता होगा ना किसी का। इसका पता है सबको कितना होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो आंसर कितना आपके पास 4 और पाई ये रहा 4 पाई चाहिए आंसर। आ जाओ ये एक सर्कल है, आपके हिसाब से इसकी रेडियस कितनी है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक के लिए, हाँ है ना। अब हम चाहते से करना अलोंग टू x, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये y के लिए सिमेट्रिक और x के लिए भी है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, अलोंग टू y भी और अलोंग टू x भी, क्योंकि ये y के लिए भी क्लोज है और x के लिए भी क्लोज है। अब देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे, हमें इसका निकालना शेप बन गई, हाँ है ना। तो दिस कर्व सिमेट्रिक अलोंग टू x एंड दो कैसे लिखेंगे, दिस कर्व इज सिमेट्रिक along to x and y axis because जितना तो बुक पढ़ते इसमें कुछ ना रहेगा, चौक की जगह चाहिए। अगर मैं बुक से पढ़ाने होता तो फिर मेरे पास क्यों पढ़ता, थोड़ा बुक आराम से बैठ जाए देख लेते तसल्ली से, ना चौक की जगह चाहिए थोड़ी देर में। दिस कर्व इज सिमेट्रिक along to x and y axis because curve contain even power of x and बुक थोड़ा गहरा पड़ी है, अभी साथ पढ़ता है और मैं भी टॉपिक आपके पीछे से उठा रहा हूँ, क्योंकि उसमें अपने हिसाब से लिखा हुआ मुझे सुविधा लग रही है, मैं वैसा पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ा दूं तब बुक जा रहा हूँ तो सही लगेगी उसमें क्या गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया, तब जाकर पढ़ेगा ठीक है। तो फिलहाल बस यहाँ देखते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ही यहाँ होगा उतना ही, जितना यहाँ उतना ही, जितना यहाँ उतना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकालना हो तो सारे का जरूरत नहीं है, और इसे कर दो बस एक पॉइंट का, तो ये ओ ए बी है ना। दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ओ ए बी ओ एंड इट्स होल एरिया is equal to 4 times of OAP. Its whole area is equal to the 4 times of area of OABO. अब आपकी चॉइस है भाई, हम अलोंग टू x निकाले अलोंग टू y, मैं दो सेकंड दिखाऊंगा आपको। अगर आपको अलोंग टू x निकालना है आइए हम क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप डाली, इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है भैया, नाम क्या है इसका, वाई होगा, हाँ है ना। अब सोचो ध्यान से, इसका जो एरिया होगा इक्वल टू क्या होगा, y इंटू डी एक्स। अब जो ये एरिया है वो x इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा, अब मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको मेरी बात याद आ रही हो, बात में से फोन मैंने कहा था कि ये मेरा हाथ है, दिखा सबको, यहां से लेके यहां तक का, यहीं खड़ा हुआ, सोचो ध्यान से, तो मिलेगा ध्यान से। जैसे ये है और मैं कह रहा हूं कि इसका यहां से लेकर यहां तक निकालना, यहां से यहां तक का, ठीक है। अब ये आप क्या करोगे, एक लाइन ये रही ऐसे और एक लाइन ये रही, देखिए सबको यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, तो भैया अभिनव भैया का हाथ है, अभिनव भैया का हाथ है जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक जा रहा हो, ये तो बोलोगा। तो नाम क्या आया, अभिनव भैया का हाथ। इस हाथ की कोई वैल्यू नहीं है, नाम तो बोलना पड़ेगा, अभिनव भैया का हाथ है जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक जा रहा है, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, बैठे बेटा बस। तो अब आप देखो क्या लिखोगे, ये किसका नाम है, ये किसका पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का सर्कल का पार्ट है ना, तो लिखोगा सर्कल का एक हिस्सा जो 0 से 2 तक के लिए एनक्लोज है, तो सर्कल का हिस्सा, तो सर्कल क्या है, लेकिन अब देखिए इसकी इक्वेशन, तो यहां से देखो इसकी इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 4 माइनस, तो वाई इक्वल टू कितना हुआ अंडर रूट, ये आपके पास ये बना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में वाई की वैल्यू निकाल ली, समझने में यानी कि हम सर्कल का एक हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हो मजा आया करने का, यानी जब मुझे एरिया निकालना, ये निकालना पूरा एरिया वाला,
ये वाला ये निकालना। तो ये क्या लिखोगा कि भैया मैं एक सर्कल का हिस्सा ले रहा हूं या एक किसी कोड ले रहा हूं जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के लिए क्लोज है। ये तो बोलोगा सर्कल का एक वो हिस्सा जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक के लिए क्या है, क्लोज है। पर सर्कल का हिस्सा क्यों ले रहा हूं, तो सर्कल की बात आ गई, तो नाम तो सर्कल का है, तो सर्कल को रिप्रेजेंट किससे करेगा, इससे। क्या मैं सर्कल को ये तो लिख सकता हूं, बात तो इसका जगह देखो यहाँ पे और ऐड कर दो, बात तो यही। तो सर्कल का एक हिस्सा, तो सर्कल के पहले इस हिस्से को डिफाइन करना सीखो। तो y के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, y dx है ना, तो क्या होगा अंडर रूट 4 माइनस dx, और जो लिमिट है 0 से, देखो अब ये x में आ गया और लिमिट भी x की आ गई। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसे कैसे करेंगे, आओ जरा एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप सबको इसका फॉर्मूला पता होगा, यह है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स x बाई ए। लिमिट कितनी है, 0 से पहले डालो ऊपर लिमिट इसके अंदर, तो 2 अपॉन 1, 4 में 4 गए 4 अपॉन 2 साइन वर्स 2 अपॉन, तो यहां पे वैल्यू कितनी है माइनस, लोअर लिमिट बात कर दूं, 0 डालने पे कोई 0 जाएगा, ये भी कितना जाएगा, नगद लिखा, अरे 0 जाएगा यहां पर डालते ही, यहां कितना मिला 2 साइन वर्स 1, और साइन वर्स 1 की कितनी होती है, कितना आया, 1 का एरिया कितना, पाई, एरिया आ गया, स्क्वायर यूनिट लिखो यहां पर स्क्वायर, तो होल एरिया कितना होगा 4 टाइम्स की 4 का अंडर 4, तो होल एरिया कितना 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एक्सपोनेंट, तो कितना आंसर आ गया, तो पहले बोल रहा हूं मैं। अब फिर वही कॉन्सेप्ट समझना अलग बात होती है, प्रैक्टिकल करना अलग होती है। अब आप बताओ इसकी आपकी हाइट कहाँ गई, अभिनव भैया हाइट कहाँ गई इसकी, नेगलेक्ट करिए क्योंकि इतनी ज्यादा हम निकाल नहीं सकते। चलो ठीक है। अब ये समझो, देखो कई बार क्या होता है जब हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है तो हम कुछ और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पहले जब क्वेश्चन करना होता है कुछ और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बना उस बेसिक से ही है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंडिया मतलब इसका इस्तेमाल क्या गया, तो यूज है ना, तो जहां यूज होता है ना तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो यूज अपने सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चप्पल देखी आपने, उसके यूज, उसे तुम पहन करते हो पापा के हिसाब से तुम्हें गुद्दी फेरने के लिए हो, मम्मी के हिसाब से भी फेरने के लिए होता है। तीसरा यूज जब चप्पल पहले घर में टांग दे, बुरी नजर ना लगे, यूज है ना। पर जब जिसने बनाई थी क्या उसे पता था कि वो छत पे टांगनी है, तो तुम्हारी गुद्दी में बजेगी, ऐसा कुछ यूज था, सोचा उसने कभी, हो रहा ना यूज, हो रहा ना उसका यूज। तो ऐसी कोई चीज होती है, कॉन्सेप्ट है, उनका बनता कुछ और तरीके से है पर इस्तेमाल अपने सुविधा के अनुसार जहां हम उसको फिट बैठा दे वही काम होता है। फिजिक्स क्या होती है, एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट जो किससे कैलकुलेशन पे दिया गया, अब वो कैलकुलेशन किसी और ने इस्तेमाल की गई हो पर आप वहां पर से करते हैं। इंटीग्रल का होता है, होता है, बट कई बार आप फिजिक्स में इंटीग्रल करते हैं, क्यों करते हैं, किसी बहुत छोटी को जोड़ करके बड़े एरिया, बात तो वही हुई, तो उसने उसका इस्तेमाल करा इंटीग्रल का। मैं भी तो ये बोल छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, पर वो वहां पे कुछ होते के डिफाइन करेगा, मैं कुछ होते के डिफाइन करूंगा। तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसके यूज अलग ही अलग होते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। कोई भी चीज वर्ल्ड में जब उसका आप इस्तेमाल करना जान जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल करते हैं, बस बेसिक वही हो, बात घूमती रहती है। इंटीग्रल जोड़ जोड़ दो करा था, जोड़ जोड़ दो करना उसको निकाल दिया, निकाला कैसे, सिंपल सा एक का निकाला पूरे को सोल्व कर दिया।
कितना आसान कर दो इसमें क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके यूज पे भी ध्यान दीजिए कि आपसे बोला क्या जा रहा। अब पहले बताओ समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? हाँ है ना? तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब क्या हुआ कि आपको एरिया अगर निकालना हो किसी भी बाउंडेड रीजन का, बाउंडेड होना जरूरी है, किसी भी एक बाउंडेड रीजन का हम एरिया निकालना चाहते हैं जो कि वो चाहे एक्स के प्रति हो या वाई। अच्छा अगर हम सभी वाई के लिए करते तो कैसे करते? आओ वो भी करके दिखाता हूं। अगर आप इसे करते हैं वाई के लिए, किसे लिए करते? वाई के लिए, तो उस समय स्ट्रिप जो डलती, ये इस हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। 99% क्वेश्चन एक्स के लिए होंगे आपकी बुक में, वाई से भी हो सकता है, पर वाई के लिए वाई के लिए वो सिमेट्रिक हो, मतलब कि ये एक्स के लिए भी क्लोज हो और वाई के लिए भी क्लोज हो। तो आप उस समय स्ट्रिप कैसे डालते? ऐसे। हाँ है ना? अब आपके पास जो एरिया है 0,2 से 2,0 जा रहा, तो आप इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू 2 से, हाँ है ना? अब इसकी एरिया क्या होगी? x इंटू डी वाई, और y कितना है? 0 से 2, ये ना 0 से 2, a से b है ना, तो 0 से 2 ना हो गया यहाँ पे, बात तो ही होगी। अब यहाँ पे x के लिए कैसे निकल जाएगी? 4 माइनस, बात को यही सोल्व कर लो। अब इसका क्या मतलब है? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, इस वेरिएबल से कुछ नहीं करना पड़ता फिर किससे? लिमिट से। लिमिट मेंटेन होनी चाहिए। तो आप देखो यहां क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा 0 से 2 √4 माइनस, बताओ क्या दिक्कत है? सेम आएगा आंसर। तो कुछ समझ में आया? तो ये y के लिए होता है क्योंकि सिमेट्रिक भी हो रही, क्लोज दोनों के लिए, x के लिए भी और y के लिए। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप तो इसके लिए कर लो, चाहे इसके लिए कर लो। कुछ क्लियर हुआ? डन है मार? माइनर बात क्लियर होगी सबके? पक्का? कोई अगर डाउट बताओ मुझे कि भाई डाउट है, समझ आई बात? क्लियर है? डालियाडी डाली होगा सबने हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डाली सबने हेडिंग? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सब डाल ली। लिखिए इन दिस टॉपिक, वी स्टडी अबाउट, इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट the use of integration. In this topic we study about the use of integration. अब नेक्स्ट टेंस देखें दूसरे पेन से। इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द area of any, integration is used to find the area of any enclosed region, enclosed region, जब ब्रैकेट लिख लो बाउंडेड रीजन। नेक्स्ट लिखिए देयर आर 2 ways टू फाइंड द रीजन या एरिया। देयर आर 2 ways टू फाइंड द रीजन या मान लो एरिया ऑफ एनी फंक्शन। फर्स्ट लिखिए भैया, फॉर एक्स एक्सिस डायग्राम लिखो, व्हेन एरिया या व्हेन रीजन क्लोज फॉर एक्स या विद एक्स,
व्हेन रीजन क्लोज्ड विथ x या 4x। ठीक है, बात ध्यान आएगी, यानी x के लिए क्लोज हो या x के साथ क्लोज हो, बात तो एक ही है भाई। सेकंड पॉइंट, फॉर y एक्सिस में लिखेंगे व्हेन रीजन इज क्लोज विद y एक्सिस। ठीक है, अब डाले पॉइंट 1। पॉइंट 1 लिखिए, व्हेन एरिया enclosed, when area enclosed with x axis। देखिए, if we have any function, if we have any function fx, if we have any function fx which is enclosed for x equal to a to x equal to b। इस मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक फंक्शन है जो x इक्वल टू x इक्वल टू b तक डिफाइन हो रहा या कंटिन्यूअस है या स्मूथ कर्व है। बस यहां बोले क्या, बस देखो बात वही है, बोलने तरीका अलग हो गया कि ये फंक्शन x इक्वल टू b तक के लिए बाउंडेड है। पहले क्या बोलते, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू b, नहीं तो होगा हाँ है ना। मैं क्या लिखा भैया, if we have any function fx which is enclosed for x equal to a to x equal to b with x axis, and we want to find the whole area, sorry, whole enclosed area of A B C D A। डायग्राम बनाओ पहले। हो गया भाई, हाँ है ना। देखिए, वी ड्रॉ अ स्ट्रिप which is parallel to y axis, we draw a strip which is parallel to y axis and length is dx and length is dx। है ना। Then the area of strip PQRSP is कितना होगा भैया, y इंटू dx लिखा। स्ट्रिप PQRSP कितना हो भैया, y इंटू
हाँ है ना। अब दूसरे पैर से ना साइड से, इफ वी स्ट्रेच this strip from x equal to a to x equal to b, for x equal to a to x equal to b, then by using the concept of limit of sum, the whole area of A, B, C, D, A is कितना होगा इक्वल टू x इक्वल टू a से x इक्वल टू b y इंटू dx। ये जो लिखा गया ना, ये वाला, ये जो इंटीग्रल का सिंबल आएगा, ये बताता है लिमिट ऑफ सम। क्या बताता है ये तो पता आपने उसमें जो ये सिंबल लगाया गया x इक्वल टू x इक्वल टू b क्यों है, ये है इसका मतलब। बात समझ किसी को कि क्यों लगाया गया ये आपको चल गया वो क्यों लगाया गया। हाँ है ना, बात समझ किसी को। भैया 4x आप खुद लिख के आएंगे, 4x खुद लिख के आएंगे, ठीक है। वहां पे स्ट्रिप कैसे डालनी होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। लिमिट किसके लिए जाएंगी, बात ध्यान आएगी, ध्यान रखना। यहाँ पे नोट वाली बात, स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड टेकिंग द लिमिट ऑफ x, बिकॉज इन दिस क्वांटिटी x इज वेरिएबल। क्यों, क्योंकि y इज डिपेंड ऑन x, दैट इज जो उसकी हाइट है वो x के अकॉर्डिंग होगी। बात समझा किसी को, डन। यहां तक बात क्लियर हुई, अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ है ना भैया, अदर जितना आपका पेज भरा उतना पेज छोड़ दो, y के लिए खुद लिख के लेके आएंगे। उसका एरिया क्या होता है, x dy। ये क्या होता है, y dx। जब लिमिट x की हो, जब लिमिट x की हो, उसमें किसकी होती है लिमिट, y की। वहां पे लिमिट किसकी होगी, y की होगी। यहाँ पे किसकी है, बात ध्यान रहेगी। डन, उतना पेज छोड़ दीजिए, लिख लाएंगे अपना, ठीक है। डायनेटिक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पॉइंट्स डाल दीजिए भैया, सिमेट्रिक पॉइंट्स। सिमेट्रिक पॉइंट्स, क्या मैं इसको रफ कर दूं, अच्छे समझ में आ गया। कोई डाउट तो ना इसके लिए लेके, क्या दिक्कत है। सिमेट्रिक पॉइंट्स देखिए भैया, फर्स्ट भैया इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, बहुत ज्यादा, ठीक है। जब हम बीएससी में गए, हम मुंह देखे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि 12th में हमने क्या पढ़ा सब कुछ था, पर सही से नहीं पढ़ा था। तो नाम जानने बहुत जरूरी है। किसी भी कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट की आवश्यकता होती है। आप जब बीएससी में आएंगे तो हमारा टॉपिक होता है कर्व ट्रेसिंग, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम वहां पर ये देखते हैं कर्व बनता कैसे है। तो उसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं। कर्व की सबसे इनिशियल पहचान ये होती है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, आप बीटेक कहेंगे तो भी, और दुनिया में तो क्या, दुनिया का जितने भी लोग बीएससी बीटेक करते हैं सबसे ज्यादा उनकी हवा खराब इससे होती है, टॉपिक से नहीं आता समझ में किसी को। हमने बहुत मेहनत करी, जब जाकर कुछ समझ में आया कि अच्छा ये चीज ये है, पर जब भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, सब क्वेश्चन तब भी ना पाए। दूसरा होता है टेंजेंसी। आप मुझे क्यों बता रहा हूं, टेंजेंसी मतलब ये देखते हैं कर्व कहां से बिगिनिंग होगा, ओरिजिन से होगा या आगे से होगा। कैसे, पुट x इक्वल टू 0, तो अगर y कुछ आया तो क्या शिफ्ट हो गया सेंटर y पे, पुट y इक्वल टू 0 तो x के सेंटर शिफ्ट हो गई। अगर x 0 रखने पर y भी क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये से पास हो जाएगा। फिर टेंजेंसी पे सिमेट्रिक चेक करते हैं।
अगर कोई पॉइंट आया, वो पॉइंट डाल देखते हैं कर्व पे कि उसकी जो सिमेट्रिक है वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन होती है या नहीं। तो फिर देखते हैं नेचर ऑफ कस्प, क्या देखते हैं, मतलब सॉरी नेचर ऑफ कर्व। कर्व के नीचे दो होते हैं, एक तो होता कस्प और एक होता नोड। कस्प का मतलब क्या होता है, जो कर्व चिपक के बनते हैं इनको बोलते हैं कस्प, जो ऐसे बनते हैं उनको बोलते हैं नोड, ठीक है। और नेचर ऑफ कर्व यहां देखते हो आप। तीसरा होता है पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालना, टेंजेंसी देख लो जिन पर, ये टेंजेंसी है, टॉर्जन है कि कैसा होगा। फिर है पॉइंट्स, फिर पॉइंट्स पे टेंजेंसी देखते हैं पॉइंट पर कैसा बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। फोर्थ होता है आपके पास एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब एक लाइन जो इनफिनिटी ले जाती हो, जिसको कर्व कभी टच करेगा या नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट होता है रीजन। इस पे भी सिमेट्रिक चेक करते हैं एसिम्पटोट पर भी कि यहां से कैसा बनना है कर्व। कर्व ऐसा बनता है कि तुम उठाकर नहीं कर्व बन जा। फिर देते हैं रीजन कि किससे आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो किसी भी कर्व टेस्टिंग के लिए 5 पॉइंट होते हैं कर्व बनाने के लिए, ये रहे। और आप अगर वेक्टर में जाएंगे वहां पे भी पढ़ेंगे, वहां तो 14 पॉइंट्स शेप बनाने के लिए। तो बीएससी ऐसी होती है, बाल ऐसे उड़ते हैं, तुम सोच रहे होगे बाल ऐसे उड़ जा। जब आप बीएससी में से सही से पढ़ोगे तो समझ पाओगे। इसीलिए मैथ पढ़ाना, फिजिक्स केमिस्ट्री वो पढ़ा जो एमएससी करा हुआ हो। अब तो क्या सब पढ़ा रहे हैं क्योंकि 12th तक का पढ़ाना पड़, लेकिन सही जानकारी वो दे सकता है जिसने बीएससी एमएससी सही से पढ़ी हुई हो, क्योंकि जितना आपका चैप्टर है उतने हमारा बुक होती है। तो ये समझ आएगा अच्छे से बात। डीपली पढ़ना, तो डीपली पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए मुझे बहुत गंदे आते डीपली पढ़ाने की। तो फिलहाल आप ये सब कुछ छोड़ो, इनसे कोई बात ना करने की, तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी। तो फिलहाल पहले आपके पास पॉइंट कौन सा है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए ध्यान से, क्या सुनो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ कर्व, लिखे सर, इफ कर्व कंटेन, क्या हो गया, if curve contain even power of x, then curve is symmetric along to y axis. For example, यहां पे देखिए एक्स बाई 1 है, तो सिमेट्रिक क्या हुआ, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, जितना ही उधर जाएगा उतना ही ये उधर जाएगा, कुछ मतलब नहीं इसका। अगर आप एक्स के लिए तो -1, तो आप पढ़ता है 11th क्लास से भी, -1 रखेंगे और दिख भी रहा है तो वाई आपके पास 1 ही मिलेगा। +1 रखेंगे तब भी आपके पास 1। तो जैसे शेप यहां बनेगी वैसे सेम डिट्टो यहां बनेगी। तो अगर तुम्हें कभी एरिया निकालना हो, इसका लाइन के बीच कैसे एरिया निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका, एक यही क्वेश्चन है। आपको बस एक एरिया निकालना, क्या निकालना, एक, 2 से इंटू कर देंगे। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक जितने एरिया यहां होगा उतना एरिया यहां होगा। बात ध्यान रहेगी। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया सिमेट्रिक का। इफ एनी कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ एक्स, देन कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग टू वाई एक्सिस, यानी वो वाई के अलोंग बनेगा। मेरी बात ध्यान रहेगी, ये आपकी हेल्प करेगा कि कितने से मल्टीप्लाई करनी है, और साथ में ये भी हेल्प करेगा कर्व कहां बनेगा, ठीक है। तो इवन पावर, अगर यहाँ 4 भी होगी तब भी सिमेट्रिक का होगा ये इसके, और यहाँ वाई क्यूब होना चाहिए। तो ये क्यूब से क्या होता, और जैसा रखेंगे वैसे जाएगा। जैसे मान लो यहाँ होता x⁴ इक्वल टू वाई क्यूब, तो अगर हमने y इक्वल टू 1 रखा तो y की तो 1 यानी है, पर x क्या आएगा, 4 है, देख लो। -1 रखा तो -1 होना, पर ये नहीं आता। तो ध्यान रखना, क्यूब से नहीं होता, इवन पावर चाहिए। किसको चाहिए, इवन पावर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ y, then curve is symmetric
अलोंग टू कहा जी, फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई पाई होने तो सिमेट्रिक क्या होगा। तुम्हें चैप्टर बहुत आसान रहेगा और लोगों को लगता है बहुत टफ है, ये बहुत आसान है टॉपिक, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, बताइए तो क्यों है ऐसा। थर्ड लिखिए, इफ इन एनी कर्व x replaced by minus x and y replaced by minus y, and then no change in the curve, then in case curve is symmetric along to, along छोड़ो, symmetric for opposite quadrant। इस तरह साफ आना, मेरा थोड़ा सर्कल गंदा बन गया, मतलब तेरा मुंह देख लिया ना मैंने, ठीक है भाई। ठीक है भाई, हंसे करो भाई, जब बहन कितना अच्छा जॉब मारा देखियो, महंगी कित बढ़ाओ, हंसो इसकी बात पर। अब देखो मैं हंसी और दोबारा एक बार क्या है कोई, मैंने मारा पढ़ाई में ध्यान कर तेरा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, इफ इन एनी कर्व x replaced by y and y replaced by x, then no change in curve. In this case, curve is symmetric along to y equal to x line। इसको आप सर्कल में स्केच कर सकते हैं, अगर ऐसे कोई लाइन जाएगी तो बराबर ये कट कर देगी इसको। ठीक है, डन है भाई, यहां तक डन है, यहां तक डन भाई।
डन? कोई डाउट? समझ आए सब चाहिए? अब आपको पता चला है कहां पर कितनी इंटू क्यू करनी पड़ती है, कि बराबर तो 4 से इंटू क्यू, 2 से इंटू क्यू, ये आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, डाले पहले हेडिंग एरिया ऑफ कर्व। अब आपको थोड़ा कर्व बता दूं, 1 2 ऐसे डालो, एरिया ऑफ कर्व एंड लाइन, कर्व के साथ लाइन का भी लिखो आप एक साथ। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व एंड लाइन, मतलब कर्व और लाइन मतलब है कि लाइन और कर्व के बीच में बनने वाला एरिया। मैं पूरी बात नहीं बोली, इसका मतलब क्या है, बाउंडेड रीजन बिटवीन कर्व एंड लाइन, यानी कर्व और लाइन के बीच में बनने वाला एरिया। तो आपकी 8.1 पूरी एक ही है, कर्व और लाइन की बात की जाएगी। किस बात की जाएगी? कर्व और लाइन की, यानी जब आपके पास बस कर्व हो और लाइन हो, या फिर केवल कर्व भी हो। ठीक है, तो पहले हमने किसका किया था? सर्कल का, वो आप खुद करेंगे। सर्कल का एरिया आप खुद निकाल लेंगे। तो पहला पॉइंट है सर्कल, पहला पॉइंट है इसके अंदर सर्कल। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? खुद करके लेके आएंगे, सर्कल का एरिया खुद करके लाएंगे। अंजलि जी हेडिंग है एरिया ऑफ कर्व एंड लाइन, यानी कर्व और लाइन का एरिया। इसका मतलब ये है कि लाइन और कर्व के बीच में बनने वाला रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ कर्व एंड लाइन, उसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्कल। अच्छे समझाया, पर आप जनरली सोल्व करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको पहले खुद करना कैसे? फर्स्ट पॉइंट है सर्कल, तो इक्वेशन इसके पास आपके पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर पाई। या आप जनरल खुद करके लगाएंगे, और दोनों तरीके से करेंगे, फॉर एक्स एंड फॉर वाई, ये काम आपका है। ठीक है, बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना? दूसरा पॉइंट डालिए इलिप्स, दूसरा पॉइंट डालिए जी इलिप्स। ठीक है, बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना? अच्छा, जो सर्कल है इसके सेंटर शिफ्ट भी सकते हैं कहीं और में, तब भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, बस लाइन ड्रॉ करनी है, बात तब भी एक जैसी रहेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इलिप्स। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं भी आपको एलिप्स नहीं करके दिखाऊंगा, तो आप फंस ना जाएंगे तो शुरुआत में, तो मैं आपको दिखाता हूं जनरली। वैसे इसका आंसर होता है हमेशा, और आपको कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आए, पाई ए बी। क्या होता है? पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे हर क्वेश्चन निकला होगा आपको बाद में, स्क्वायर यूनिट, और ये भी स्क्वायर यूनिट। पहले आपको प्रैक्टिकल देता हूं, छोटा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, भैया आपके पास ये होगा एलिप्स, इसके जो पॉइंट होंगे आप कितने होंगे? सबको पता है, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं इससे। y के लिए भी होगा वैसे ही होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो ये क्या है? अलोंग टू एक्सेस की, मेजर एक्सेस कहाँ है? अलोंग टू एक्सेस। x पे 3 है, y पे कितनी है? 2। अब वही बात है, इसमें भी x पाई 1 है, y की पावर भी e1 है, तो आप क्या लिखोगे? इन दिस कर्व
x and y both have even power. So this curve symmetric to x and y एक्सिस. सही बात है, x के भी और y के भी होगा, है ना. तो इट्स होल एरिया is equal to 4 times of single quadrant. सही बात है, हाँ है ना. अब आप इसको कोई बोल दो ओ ए बी, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ. क्लोज शेप नहीं पढ़ते आपको बताइए, ठीक है. अब आप देखो, आप अलोंग टू एक्स कर लो या अलोंग टू वाई, आपकी मर्जी है, दोनों से कर सकते हो आप. अब ये देखो, ये किसके हम ले रहे हैं, हमने लिया किसके लिए, अलोंग टू एक्स. तो इसकी लंबाई कितनी होगी वाई और चौड़ाई कितनी होगी. तो आप ध्यान देखिए क्या लिखो नेट में, तो 4 इंटू इसके क्या लिखो वाई इंटू जो कि 0 से कहा जा रहा है, कितना है 0 से, और आप y लेंगे तो कितना होगा 0 से 2. अपना वैल्यू आएगी, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगी तब भी. तो 0 से 3, क्योंकि x 0 से 3 तक के जा रहा है. अब बात है y क्या है कि हम इलिप्स का वो हिस्सा ले रहे हैं जो 0 से 3 तक के लिए क्या हो n क्लोज. तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी. आइए भैया, तो 0 से 3, भैया y का निकालो. कैसे, यहां से आ जाओ. कैसे, y स्क्वायर अपॉन कितना 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 3 और ये होगा 2. गलत लिखा. अरे y अपॉन 2 का स्क्वायर लिख लो इससे पहले, y अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर रूट ले लोगे आप, तो होगा 9 माइनस स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 3, फिर 2 उधर आ जाएगा. तो यहां y की वैल्यू होगी 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. गलत लिखा क्या, ये यहां पे इस तरीके से रहा, ठीक है. अब 2 4 जा 8 अपॉन 3, 0 से 3, भैया फॉर्मूला बोल दो इसका है क्या हुआ x बाई 2. देखो ये फॉर्मूला हो जाता है, सर्कल में भी होता है और इलिप्स में ये फॉर्मूला आएगा हमेशा. x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स बाई ए. ठीक है, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स बाई ए. ये तो फॉर्मूला. अब पहला 3 0 9 अपॉन 2 साइन वर्स 1 माइनस नो लिमिट, ये 0 जाएगा जुड़ाते ही, ये भी फिर साइन वर्स 0 मिलेगा ना. कोई दिक्कत किसी को, ये तो खत्म कि ये तो 0 का है, ये होता है पाई बाई 2. तो 8 अपॉन 3 9 अपॉन 2 इंटू, और यहां फिर साइन 0 0 कट गया, तो 0 इंटू इसमें 0. यहां कितना बना 8 बाई 3 इंटू 9 पाई अपॉन 3 तिया 4 दूनी कितना है पाई इंटू 3 इंटू 2, पाई ये भी हो गया, तो 6 पाई स्क्वायर. यही क्वेश्चन ऐसा है बोर्ड में 2 नंबर में,
यही क्वेश्चन ये था, ध्यान रखना। x इक्वल टू 3 cos t एंड y इक्वल टू 2 sin t, इसके लिए निकालो। बेवकूफ लगे पड़े मोटी बुद्धि के जानवर, पता ही ना कि ये इलिप्स की इक्वेशन है। t चला जाएगा x अपॉन 3 इक्वल टू cos t, y अपॉन 2 इक्वल टू sin t। ये एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है, इसका बोथ साइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखो आंसर 6 पाई। समझ बात नहीं किसी को, कोई दिक्कत किसी को? हाँ है ना, डन हुआ। आज के लिए इतना, चल पाएंगे आगे है? ठीक है जी, घर से करके लेके आएंगे ए और बी की फॉर्म में, इसे आप कॉपी कर लो। ठीक है, चलो निकल जल्दी, जाओ जल्दी 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 निकल, जल्दी चल, जल्दी जल्दी से निकाल, चल तुम चल, चलो जाओ। बिल्कुल बदतमीज बात है तुम दोनों। ये चीज सही है कि टीचर को बच्चों थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, ज्यादा मजाक करने बच्चे से चढ़ जाना, सच बात है ये। मेंटल लेवल भी थोड़ा अपने लिमिट तक रखो, उतना ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, सुबह मैंने आप लोगों को मजाक करने के लिए बुलाया, मैंने पढ़ाने के लिए बुलाया और पढ़ा रहा हूँ। संडे को ही सबके लिए सब छुट्टी होती है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी अपना अच्छा था, घर में टाइम पास करना चाहिए। तो तुम लोग सोच रहे हो ऑनलाइन आ रहे या तुम जो दिक्कत कर रहे हो यहाँ के सामने दिखा रहे हो, मेरे को ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आते ही उसका क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, चलिए जी, कल मिलते हैं आप लोगों से। कॉपी करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, कल मिलेंगे। और कल ये आपने तक लाएगा कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे, कल फिर पढ़ाएंगे इनके ऊपर क्वेश्चन लाइन और कर्व में। ठीक है, कल बहुत सारा टाइप चलेगा आपके सामने। ठीक है, चलिए।